हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी आर्ट हब। सो लास्ट क्लास में आई थिंक आपने अटेंड किया होगा क्वेश्चन नंबर 50। आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ क्वेश्चन 51। इवन अगर अभी तक आपने प्रीवियस वीडियोस मिस कर दिए हैं तो देख लीजिएगा। यूथ कंपटीशन टाइम्स लेटेस्ट न्यू वाली बुक्स है जिसमें आपको एवरी प्रेजेंटली क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम में पुटअप किए गए हैं लास्ट टाइम सारे देखने को मिल जाएंगे। ओके, प्लेलिस्ट का नेम ही है यूथ कंपटीशन टाइम्स 2023-24। क्वेश्चन नंबर 51 है स्क्रीन पर। किन्हीं दो प्रधान रंगतों को मिलाने से जो रंग प्राप्त होता है वो क्या कहलाता है? समीपवर्ती, एकांकी, मुख्य वर्ण या फिर द्वितीयक? किन्हीं दो रंगों को मिलाने से, फॉर एग्जाम्पल रेड, येलो एंड ब्लू, दीज ऑल आर प्राइमरी कलर्स। फिर एक और ट्रायंगल बनाइए, रेड और येलो को मिक्स कीजिए, ऑरेंज कलर बना। ब्लू येलो मिक्स करेंगे तो आप ग्रीन कलर्स बना लेंगे। ब्लू में रेड मिक्स करेंगे तो वॉयलेट या पर्पल कलर्स बन जाएगा, राइट। तो एक प्राइमरी और एक प्राइमरी को मिलाने से बनता है द्वितीयक रंग। तो किन ही दो रंगतों को मिलाकर आप द्वितीयक रंग बनाएंगे? प्राइमरी कलर जो होते हैं वो रेड, येलो और ब्लू, ये पदार्थ के प्राथमिक रंग होते हैं। और RGB रेड, ग्रीन, ब्लू ये प्रकाश के प्राथमिक रंग होते हैं। उसके बाद जो बचा वॉयलेट, जिसे पर्पल कहते हैं, ऑरेंज एंड ग्रीन, इनको कहा जाता है सेकेंडरी कलर्स, द्वितीयक रंग। एक समय में घन की कितनी सतह देखी जा सकती हैं? 6, 4, 2 या फिर 3? एक ही समय में आप कितने घन देख सकते हैं? 3 देख सकते हैं। आप जब एक क्यूब ड्रॉ करेंगे तो क्यूब देखिए इस तरह ही तो होता है, 1, 2, 3, 3 देख सकते हैं अपने आइज पॉइंट विद द हेल्प ऑफ आइज, ओनली 3, और वैसे 6 होते हैं। डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं, इम्पॉर्टेंट है। एक समय में घन की 3 सतह देखी जा सकती हैं। ज्यामितीय में घन एक त्रिआयामी वस्तु होती है जिसके 6 बराबर आकार के फलक होते हैं और हर फलक एक वर्ग होता है। ध्यान दीजिए, ये क्वेश्चन में क्या दिया गया है, जो एवरी फलक होते हैं उसमें वैसे तो 6 होते हैं, लेकिन जब इनको इस तरह से डिटरमाइन करेंगे तो आपको 3 ही देखने को मिलेगा विद द हेल्प ऑफ आइज। निम्नलिखित में से कौन सा एक घन नहीं है? घन को आपको सिलेक्ट करना है। तो ये बुक हो गया, ठीक है, जो मैंने स्क्रीन पर ड्रॉ किया ये घन में इंक्लूडेड हो जाएगा। ये आपका हो गया ब्रिक, जिसको आप ईंट बोलेंगे, ईंट भी घन हो गया। किसी संदूक को ड्रॉ कर लेते हैं, संदूक कुछ इस तरह से ही तो होता है, तो यहाँ पे हैंडल वगैरह लगा दिए। तो तीनों में क्या शो हो रहा है, घन का यूज़ है कि नहीं है? अमरूद में कैसे हो सकता है, क्योंकि अमरूद का शेप तो कुछ इस तरह से होगा ना, इसी तरह से तो अमरूद होगा। तो अमरूद में बिल्कुल नहीं हो सकता, ये टोटली डिफरेंट है, तो ये करेक्ट हो जाएगा। उपयुक्त में से अमरूद एक घन नहीं है। घनाकृतियाँ, इस वर्ग में वे आकृतियाँ आती हैं जो वर्ग अथवा आयतों के त्रिआयामी रूपों से बनती हैं, जैसे भवन, पुस्तक, ईंट, साबुन की चौकोर टिकिया अथवा चौकोर डिब्बा। घनवादी रूप योजना, चित्र की आकृतियों को ज्यामितीय रूप दे देने से भी चित्र के अंतराल में गहराई का आभास होने लगता है। इसके हेतु प्रायः घन, बेलन एवं शंकु आदि ठोस ज्यामितीय आकृतियों का यूज़ करते हैं। वह साधन जो मूल सतत तान टोन के रूप को बिंदु के आकारों में तोड़ता है उनको क्या कहा जाएगा? टोन्स बेसिकली कहाँ आप कैप्चर करेंगे? चौथाई तान टोन में क्रिस क्रॉस रेखाओं सहित एंसेटेंट, स्क्रीन में मेजरटेंट या फिर हाफ टोन में। तो देखिए, एक साधन में जो टोन को कैप्चर किया जाता है वो हाफ टोन में, हाफ टोन को इंग्लिश में डिओ टोन भी कहते हैं। ये UGC नेट का क्वेश्चन है, पूछा गया था नेट JRF के एग्ज़ाम में 2013 में। ललित कलाओं में कौन सा तत्व समान रूप से प्रयुक्त होता है? ललित कला किसे कहते हैं? फाइन आर्ट्स में।
तान पो त्रिआयामी या फिर लय, जिसमें मूवमेंट शो होगा लय। एजप्शन एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चन है। एजप्शन में ये कहा जा रहा है कि कल्पनाशीलता कला के सृजन का अनिवार्य तत्व है। रीजन कल्पनाशीलता मस्तिष्क की ऐसी विशिष्टता है जो विचार और भावनाओं को दृश्य बिंबों में रूपांतरित करती हैं। सो हियर विच वन इज द राइट आंसर? अकॉर्डिंग टू मी बोथ ऑफ करेक्ट, ए और आर दोनों सही होगा, जस्ट बिकॉज यहाँ पे इमेजिनेशन जो फॉलो किया जा रहा है, इमेजिनेशन आप ब्रेन के अकॉर्डिंग ही तो क्रिएट करेंगे कुछ क्रिएटिविटी को। असंबद्ध शब्द बताइए, विच वन इज इनडायरेक्टली, मतलब जो इनसे कनेक्टेड ना हो। रेखा, वर्ण, अनुपात या फिर मूर्ति। ऑफ कोर्स यहाँ पे स्कल्पचर हो जाएगा। मूर्ति क्यों हो जाएगा? क्योंकि रेखा, रूप, तान, पोत, अंतराल ये सारे फंडामेंटल्स ऑफ आर्ट के, एलिमेंट्स ऑफ आर्ट के पार्ट है। एलिमेंट्स जिनको तत्वों के सिद्धांत कहा जाता है, तत्वों के सिद्धांत के पार्ट हैं ये सारी चीज़ें। स्थिर मुख आकृति होती हैं। स्थिर मुख आकृति कैसी होती हैं? वृत्ताकार, अंडाकार, पान की आकृति जैसी या फिर ओम की आकृति जैसी। स्थिर कुछ इस तरह से होती हैं, ठीक है, एज लाइक ओवल शेप, तो उनको कहा जाएगा अंडाकार। अंडा कुछ इसी तरह से तो होता है। किसी भी बॉटल का रेखांकन करने के लिए इनमें से किस ज्यामितीय आकार का यूज़ करते हैं? बेसिकली बॉटल में इंक्लूडेड कर दिया गया है। त्रिभुज, वृत्त, बेलन या फिर वर्ग। रेखांकन के लिए ज्योमेट्रिकल्स में एक बेलन का शेप बेस्ट माना जाता है बॉटल। फॉर एग्जांपल आप एक बॉटल ड्रॉ करके देख लीजिए, बॉटल का शेप कुछ इस तरह से होता है, ठीक है, तो इसकी जो लंबाई होती हैं वो क्या कही जाएंगी? बेलनाकार शेप में ही तो पहले ड्रॉ करेंगे आप। एक घन के सामने से अवलोकन करने पर उसके कितने आयाम पार्श्व दिखाई देते हैं? यदि घन का एक किनारा कोर आपके ठीक सामने बीचों बीच हो या आपके दृष्टि स्तर से नीचे रखा जाए तो उसे क्या कहा जाएगा? कितने में? 4 में डिवाइडेशन होगा, 2 में, 3 में या फिर 1 में? तो उसको 3 पार्ट्स में डिवाइडेशन कर सकते हैं। आंखों के 3 दृष्टि के बीचों बीच शो होंगी। डिस्क्रिप्शन, किसी ठोस घन की 6 सतह होती हैं। ये लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई में इंक्लूडेड हो जाती हैं। एक घन के सामने अवलोकन करने पर उसके 3 सतह या 3 पार्श्व दिखाई देते हैं। चित्रकारी के विभिन्न कार्य कौन से होते हैं? जब आप कोई पेंटिंग्स करेंगे उसके डिफरेंट कार्य कौन कौन से इंक्लूडेड किए जाएंगे? स्मृति के लिए दृश्य सहायक के रूप में काम करना, बिल्कुल सही बात है। मेमोरेबल चीज़ों को रिप्रेजेंट करना विद द हेल्प ऑफ विजुअल। कलाकृति के अध्ययन के रूप में, ये भी बिल्कुल सही है। स्वयं में तैयार कलाकृति के रूप में। सो हियर ऑल ऑफ दी एबव, इनमें से सभी करेक्ट हैं। स्वर्णिम सिद्धांत के अनुसार कागज़ पर चित्र को किस अनुपात में रखा जाता है? उसका रेशियो क्या होता है? 2.3, 5.8 या फिर 8.12, ये रेशियो होता है। 2.3, 5.8, 8.12 का रेशियो किसने दिया था? यूक्लिड ने। यूक्लिड कहाँ से बिलोंग करते हैं? यूनान से बिलोंग करते हैं ना, यूनानी थे, ग्रीक के। पीजीटी का क्वेश्चन है, स्वर्णिम विभाजन सिद्धांत, गोल्डन सेक्शन का रूल फॉलो किया जाता है पेंटिंग्स में यूनान के थ्रू। अजप्शन एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चन, विचेरन कला के माध्यम से भावों की अभिव्यक्ति है। बिल्कुल सही बात है, विचेरन जो है वो भावों की अभिव्यक्ति है, क्योंकि विचेरन शुद्धि की प्रक्रिया है जो हमारे भावों को ताज़ा करती हैं। सो हियर बोथ ऑफ करेक्ट, दोनों सही हैं। विचरण का सिद्धांत कैथारेसिस थ्योरी कौन दिए थे? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, प्लेटो या फिर उनके स्टूडेंट एरिस्टोटल, ठीक है। ये आपका HW है होमवर्क। कैथारेसिस थ्योरी, कैथारेसिस थ्योरी जिसको हिंदी में बोलते हैं विचरण का सिद्धांत।
नेक्स्ट है, वह कौन सा तत्व है जिसके अभाव में चित्र रचना संभव नहीं है? रेखा, रंग, रूप या फिर धरातल। विदाउट सरफेस पेंटिंग आप कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि आर्टिस्ट का, कलाकार का कार्य कक्ष होना ज़रूरी है ना। यहाँ पे आपको मैच द फॉलोइंग्स में मैच कराना है। तो सबसे पहले देखिए आकृति। आकृति 2 डिमेंशनल होती है, द्विआयामी। रूप जो होता है वो 3 डिमेंशनल होता है। आकृति को शेप बोलते हैं इंग्लिश में, और रूप को फॉर्म बोलते हैं, फॉर्म। तो फॉर्म मोस्टली 3D होता है और रूप 2D होता है। ठीक है, अब अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मान। मान क्या होता है, कहाँ आप शो करेंगे? एकता क्या होती है? तो मान वर्ण तीव्रता के फीकापन व गहरापन को मान कहते हैं, राइट। एकता, यूनिटी, पूर्णता की प्रतीति और बोध को आप एकता, यूनिटी में शो करेंगे। सो हियर द राइट आंसर इज फर्स्ट गोइंग ऑन अ सेकेंड, फर्स्ट, फोर्थ एंड थर्ड, ये वाला राइट आंसर हो जाएगा ना। चलिए देखते हैं। यूजीसी नेट का क्वेश्चन था ये वाला राइट आंसर है। चित्र में प्राण आता है, पेंटिंग्स में जान कब आती है? विद द हेल्प ऑफ कलर्स, मूवमेंट एंड लाइंस। सभी की हेल्प से चित्र में जान आता है। कभी कभी ये सारे ऑप्शंस नहीं होते हैं तो लय को करेक्ट कराया जाता है ना। प्रकाश सावयव चलता है, परिप्रेक्ष्य, झुकी रेखा, सीधी रेखा या फिर परवर्ती। प्रकाश, जो रेज ऑफ लाइट्स निकलती हैं वो कैसे स्प्रेड हो जाती हैं? सीधी रेखा के थ्रू। इसी तरह तो आती हैं रेज ऑफ लाइट्स, कहीं मूवमेंट वगैरह तो होता नहीं है इसमें। सीधी रेखा में प्रकाश का विद्युत चुंबकीय विकिरण है जिसके तरंगदैर्ध्य दृश्य सीमा के भीतर होती हैं। प्रकाश सदैव सीधी रेखा में चलता है। वैज्ञानिक संदर्भ में किसी भी तरंगदैर्ध्य के विकिरण को प्रकाश कहते हैं। प्रकाश का मूल कट फोटॉन होता है। नेक्स्ट, ऑप्टिकल धरातल पर इनमें से कौन से रंग का अस्तित्व नहीं है? ऑप्टिकल इल्यूजन, जो आपकी आंखों की दृष्टि में मतलब रेटिना होता है, उस पर कौन सा पड़ेगा? सफ़ेद, लाल, बैगनी या फिर पीला। पूछ रहे हैं यहाँ पर कि कौन सा नहीं पड़ेगा। तो ब्लैक एंड वाइट कलर्स क्या होते हैं? मैं आपको शुरू में कितनी बार बताई थी, जो हमारी आँखें होती हैं, आईबॉल, रेटिना में एक तंतु ग्रंथियाँ होती हैं, रोड्स एंड कोन्स। तो रोड से आप ओनली ऑन ब्लैक एंड वाइट कलर्स को देख सकते हैं। दूसरी होती हैं कोन्स, तो कोन्स से आप मल्टी कलर्स को देख सकते हैं। जैसे दुनिया में जितनी भी रंगीन चीज़ें हैं वो विद द हेल्प ऑफ कोन्स के द्वारा देखी जाएंगी, और ब्लैक एंड वाइट कलर्स रोड से। अगर आपको ये याद नहीं होता है तो आप इस तरह से याद कर लीजिए कि रोड तो ब्लैक एंड वाइट होता है, और जो सॉफ्टी आइसक्रीम खाते हैं उसमें मल्टी कलर्स के कोन्स में आइसक्रीम के फील्स होते हैं। तो उनसे आप याद रखिए कि जो आंखों की रेटिना आईबॉल्स होती हैं, कौन से दुनिया की सारी रंगीन चीज़ें दिखती हैं, और रोड से ब्लैक एंड वाइट कलर्स। नेचुरली ह्यूमन बीइंग अपनी आंखों से 368 कलर्स देख सकता है, 368 कलर्स। कौन सा व्यक्तित्व सही नहीं है? आकृति को रूप मिलता है किसके द्वारा? आकृति को जो रूप मिलता है वो लाइट एंड शेड के द्वारा मिलता है, छाया और प्रकाश के द्वारा। कलाकृतियों में छूने से आभास मिलता है, उसे कहते हैं। कलाकृतियों को छूने से जो आभास मिलता है उसको क्या कहा जाएगा? उसको टेक्सचर कहा जाएगा, बोथ। विद द हेल्प ऑफ टेक्सचर आप फील कर सकते हैं कि कौन सी चीज़ें हार्ड है, रफ है, सॉफ्ट है। ओके, टचअप की हेल्प से। निम्नलिखित में से कौन रूपरत कला नहीं है? चित्रकला, संगीत कला, मूर्तिकला या फिर वास्तुकला। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि रूपरत कला कौन सा नहीं है। तो रूपरत कला बेसिकली म्यूज़िक नहीं होगा। रूपरत कला होती क्या है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं प्लास्टिक आर्ट। तो प्लास्टिक आर्ट क्या होता है? जो मतलब अपने मटेरियल के थ्रू एक न्यू फॉर्म का डेवलपमेंट करें, उनको रूपरत कला, प्लास्टिक आर्ट कहा जाता है। फॉर एग्जांपल पेंटिंग, स्कल्पचर, आर्किटेक्चर,
इनको बनाने के लिए आप सेलेक्ट कीजिए पेंटिंग बनाना है। आप क्या क्या लेंगे, ब्रश लेंगे, पैलेट में कलर्स लेंगे, पेपर लेंगे, कैनवसेस लेंगे। तो आप ये थोड़ी नहीं बोलेंगे कि मैंने ब्रश लिया, कलर्स लिया, कैनवस लिया, फिर ये बन गया। आप डायरेक्टली से उसका नाम रखेंगे पेंटिंग। और मटेरियल में, स्कल्पचर में सेम मटेरियल को यूज़ करके मूर्तियाँ बनाएंगे। आर्किटेक्चर में और डेवलपमेंट फॉर्म का यूज़ करेंगे, मतलब ऑब्जेक्ट्स का, तो स्थापत्य कला बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ मटेरियलिस्टिक फॉर्म। तो वही बात यहाँ कही जा रही है, रूपरत कला, चित्रकला, मूर्तिकला, स्थापत्य कला को कहते हैं। संगीत इंक्लूडेड नहीं होगा जस्ट बिकॉज संगीत रूपरत कला नहीं है। चित्रकला, मूर्तिकला और वास्तुकला रूपरत कलाएं कही जाती हैं। सुव्यवस्थित ध्वनि में रस की दृष्टि करें संगीत कहलाती हैं। गायन, वादन और नृत्य तीनों के समावेश को संगीत कहते हैं। संगीत नाम इन तीनों के नाम से व्यवहार करती हैं। स्वर्णिम विभाजन सिद्धांत, गोल्डन सेक्शन का रूल किसने दिए थे? मैकलीन ने, कैपलस ने, मैकलेड ने या फिर यूक्लिड? ऑफ कोर्स आप सभी को पता है यूक्लिड ने दिए थे। वर्ग या आयत के त्रिआयामी रूप से कौन सी आकृति बनती हैं? गोलाकृति, घनाकृति, त्रिभुजाकृति या फिर इनमें से सभी? इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाने वाला है बी, घनाकृति। वर्ग या आयत के त्रिआयामी रूप से घनाकृति बनती हैं। घनाकृति वर्ग या आयत के त्रिआयामी रूप से घनाकृति बनती हैं। ज्यामितीय में घन एक त्रिआयामी वस्तु होती हैं जिसमें 6 बराबर आकार के फलक होते हैं। हर फलक एक वर्ग होता है। 6 फलक होने के कारण यह एक प्रकार का षटफलकीय कहलाता है। षटफलकीय। नेक्स्ट, त्रिआयामी चित्रतल पर चित्र बनाते समय तीसरे आयाम को बनाने के लिए किस विशेष विधि का प्रयोग किया जाता है? परिप्रेक्ष्य का, प्रणाली, दैवीय विभाजन या फिर संबद्धता सिद्धांत का? स्वर्णिम विभाजन सिद्धांत। तो देखिए पर्सपेक्टिव में बेसिकली आप किसका यूज़ करेंगे? 2 डिमेंशनल चित्र तल पर पर्सपेक्टिव प्रणाली का यूज़ करेंगे। ओके, परिप्रेक्ष्य प्रणाली। त्रिआयामी चित्रतल पर चित्र बनाते समय त्रिआयामी आयाम बनाने के लिए परिप्रेक्ष्य प्रणाली का ही यूज़ किया जाता है। दृश्यों, व्यक्तियों आदि का ऐसा चित्रण जिसमें पारंपरिक अंतर बिल्कुल उसी रूप में दिखाई पड़ता है जैसा वह आँखों से देखने पर दिखाई पड़ता है। ओके, ज्यामितीय रूपों से कौन प्रभाव उत्पन्न होता है? बेसिकली ज्यामितीय, ज्योमेट्रिकल शेप से आप किसका इंप्रेशन शो करेंगे? प्रवाहमयी, अलंकारिक, कोणात्मक या फिर बिंदुवार? तो कोणात्मक फॉर्म को ही कैप्चर कर पाएंगे। ज्यामितीय में प्रयत्न होने वाली प्रमुख आकृतियां घन, बेलन, शंकु एवं पिंड तथा वृत्त, वर्ग, आयत आदि पर आधारित रूप है। अतः ज्यामितीय रूपों से कोणात्मक प्रभाव उत्पन्न होता है। अनुरंकन में कितने विस्तार दिखाई देते हैं? ये DSSB का क्वेश्चन है और BHU में भी पूछा गया था 2012 में। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, सॉल्व कीजिए इनको। अनुअंकन जो होते हैं इनमें आप शो करेंगे 2 डिमेंशनल सरफेस को, द्विआयामी। जिस वस्तु का अंकन छाया प्रकाश के माध्यम से यथार्थ व ठोस दर्शाने के लिए किया जाता है उसे क्या कहते हैं? त्रिआयामी प्राकृतिक चित्रण, द्विआयामी चित्रण या फिर इनमें से कोई नहीं। जिस वस्तु का अंकन छाया प्रकाश के माध्यम से आप करेंगे उनको ऑफ कोर्स आप 3 डिमेंशनल कहेंगे ना, क्योंकि पेंटिंग में विद द हेल्प ऑफ लाइट एंड शेड भ्रम पैदा किया गया है। जिस वस्तु का अंकन छाया प्रकाश के माध्यम से यथार्थ व ठोस दर्शाने के लिए किया जाता है उसे त्रिआयामी चित्रण कहते हैं।
परिप्रेक्ष्य के माध्यम से त्रिआयामी धरातल पर वस्तुओं का त्रिआयामी प्रभाव दर्शाया जाता है। इसके अंतर्गत निकटता तथा दूसरे के आधार पर पास की वस्तुएं आकार में बड़ी व बड़ में निखार तथा दूर की वस्तुओं आकार में छोटी व बड़ में धुंधली ब्लरिश इफेक्ट शो करती हैं। वह सपाट स्थान जिस पर चित्रांकन किया जा सकता है उसे क्या कहते हैं? सपाट स्थान जिस पर चित्रांकन किया जाता है उनको कपड़ा, भित्ति, अंतराल या फिर कागज़ क्या कहा जाएगा? सपाट बिल्कुल प्लेन है, ठीक है। तो उस पर जो पेंटिंग्स आप बनाएंगे ऑफकोर्स उसको अंतराल सरफेस ही तो कहेंगे, क्योंकि सरफेस की हेल्प से आप कोई भी पेंटिंग्स नहीं कर सकते। और सरफेस में XYZ कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल आपका नेल्स आर्ट हो सकता है, बॉडी आर्ट हो सकती है, और पेंटिंग में कैनवस आर्ट, कॉम्पोजिशन, पेपर आर्ट, हर तरह के पेंटिंग्स बन सकते हैं ना। द्विआयामी चित्रभूमि पर त्रिआयामी निरूपण किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ इमेजिनेशन, या फिर सत्य, असंभव, असत्य। द्विआयामी चित्रभूमि पर जो 3 डायमेंशनल के फॉर्म को आप कैप्चर करेंगे विद द हेल्प ऑफ, पूछा गया ये बात है तो ये बात ट्रूली सत्य है। द्विआयामी चित्रभूमि पर आप त्रिआयामी निरूपण किया जा सकता है, निरूपण। द्विआयामी चित्रभूमि पर त्रिआयामी निरूपण किया जा सकता है, यह बात सत्य है। चित्रकार जिस चित्रभूमि पर अंकन करता है वह स्पष्ट द्विआयामी होती हैं, यही अंतराल होता है। द्विआयामी चित्रतल पर कलाकार वस्तु की त्रिआयामी प्रभाव देखने में समर्थ होता है। वस्तुओं, निकटता, दूरी अथवा घनत्व का अभाव परिप्रेक्ष्य द्वारा अंतराल में संयोजित किया जा सकता है। स्वर्णिम विभाजन, ये जो गोल्डन सेक्शन का रूल्स दिया जाता है यूक्लिड के थ्रू, ये बेसिकली किसको डेवलपमेंट करते हैं? सरफेस के डिवाइडेशन को। किसी भी चित्र में सक्रिय अंतराल का क्षेत्रफल कितना हो यह पहले से निश्चित नहीं किया जा सकता है। विषय, भाव और कलाकार के विचारधारा के आधार पर ही सक्रिय अंतराल का संपूर्ण अंतराल से अनुपात स्थिर किया जा सकता है। फिर भी इस संबंध में यूनानी चित्रकारियों ने जो नियम आविष्कृत किया था वह चर्च का विषय रहा। पर्याप्त विचार और चिंतन के पश्चात बनाए गए चित्र की आकृतियों एवं पृष्ठभूमि का संतुलन अनुपात होना स्वाभाविक है। इस दृष्टि से यूनानी चित्रकारों ने 2.3, 5.8, 13.21 एंड 21.34 आदि ये रेशियो निकाले हैं स्वर्णिम अनुपात। वह स्थान जिसके स्पर्श में वस्तु नहीं बनाई जा सकती हैं विथ इंक्लूडेड अंतराल, क्योंकि सरफेस के बिना आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। वह स्थान जिसमें कोई स्पर्शनीय वस्तु स्थित हो अंतराल कहलाता है। कला में अंतराल एक तत्व है जिससे आकृतियों की बनावट, टेक्सचर तथा स्थिति का ज्ञान होता है। प्रमाण की सृष्टि होती है, रूपों का परस्पर संतुलन होता रहता है और भावों का संचार एज लाइक कम्युनिकेशन भी शो किया जा सकता है। कला मर्मज्ञों ने अंतराल को प्रथम स्थान न देकर अंतिम स्थान दिया है। पोत, टेक्सचर क्या होता है? टेक्सचर किसी पदार्थ अथवा वस्तु का वह संवेदन जो उसकी धरातलीय संरचना पर आधारित रखता है। वयन अथवा बुनावट कहलाता है। इस प्रकार वयन किसी वस्तु का धरातलीय गुण है। आकृति, स्पेस किसी पुंज अथवा घनत्वपूर्ण वस्तु की बनावट की रूप आकृति हैं जो अंतराल के किसी भाग को चारों ओर से घेरती रहती हैं। यह अंतराल में किसी वस्तु की भौतिक उपस्थिति से घोषित करती हैं। व्हाट इज स्केचिंग? स्केच क्या होता है? स्वर पद्धति, अनेक सीमांतर पद्धति, तीव्र प्रवाह पद्धति या फिर निरीक्षण पद्धति। तो ऑफकोर्स जो स्केचिंग्स होता है वो स्पीडली किया जाता है ना, तो ये तीव्र प्रवाह पद्धति है। नेक्स्ट,
स्केच तीव्र प्रभाव पद्धति है केवल 2-4 रेखाओं में किसी वस्तु की आकृति अथवा गति को शीघ्रता से अंकित करना त्वरित रेखांकन होता है। वस्तुओं की मूल संरचना, गति एवं स्थान संयोजन की दृष्टि से इस प्रकार के रेखांकन का पर्याप्त होता है। नेक्स्ट है, जब किसी चित्र में छाया, प्रकाश और परछाई का निरूपण किया जाता है तो वह क्या कहलाता है? लाइट एंड शेड को कैप्चर करने पर उनको तब्दील किया जाता है 3 डायमेंशनल, त्रिआयामी फॉर्म में। किसी चित्र में छाया, प्रकाश और परछाई की गहराई दिखाई जाती है, त्रिआयामी कहलाता है। त्रिआयामी कलाएं वे कलाएं होती हैं जिसमें त्रिआयामी रचना होती है। मूर्ति एवं भवन चित्रकला में भी त्रिआयामी भ्रम उत्पन्न किया जा सकता है। चित्रकार की चित्रभूमि किस प्रकार की होती हैं? बेसिकली आर्टिस्ट का जो सरफेस होता है वो 2 डायमेंशनल होता है विद द हेल्प ऑफ लाइट एंड शेड एंड इंक्लूडेड टोन्स के थ्रू आप उसमें एक भ्रम पैदा करते हैं, वो भी 3 डायमेंशनल का। चित्रकार की चित्रभूमि द्विआयामी होती हैं, इसमें केवल लंबाई चौड़ाई होती हैं, गहराई नहीं होती है। जब हम इस अंकित चित्र में केवल लंबाई चौड़ाई का ही प्रभाव दिखाते हैं तो चित्र द्विआयामी हो जाती हैं, और जब उसमें गहराई दिखाते हैं तो वो 3 डायमेंशनल में तब्दील हो जाएंगी, चेंजेस आ जाएगा। पोत कितने प्रकार के होते हैं? पोत बेसिकली टेक्सचर को बोलते हैं। तो टेक्सचर तो 3 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? प्राप्तिक, सृजित और अनुकृत। प्राप्तिक, सृजित और अनुकृत। अनुकृत आर्टिस्ट अपने कॉपी टेक्सचर में यूज़ करते हैं। प्राप्तिक नेचुरल गॉड क्रिएशन है, जैसे नेचुरल ट्री देख लीजिए, ये गॉड का ही तो क्रिएशन है। जिनको टेक्सचर कहा जाता है वो 3 प्रकार के होते हैं। प्राप्तिक पोत वस्तुओं अथवा पदार्थों के धरातल की जो प्राकृतिक अथवा निर्मित वयन होती है वह इसी वर्ग में आती हैं। काष्ठ, फलक, पत्थर आदि धरातलों की प्राकृतिक वयन भी होती हैं। वे विशेष रूप से समतल करके उसे चिकना भी बनाया जा सकता है। नेक्स्ट है, चित्रकार को चित्रतल की जो वयन चित्र के हेतु प्रदान की जाती हैं वह भी प्राप्त वयन कही जाती हैं, टेक्सचर। सृजित पोत क्या होता है? विभिन्न प्रकार की रचना सामग्री के प्रयोग से कलाकार अनेक नवीन धरातलीय भावनाओं की रचना कर सकते हैं। चित्रों में इच्छा अनुसार प्रभाव उत्पन्न करने हेतु कलाकार अनेकों नए धरातलीय वयन को कैप्चर करते हैं, वो सृजित होता है। अनुकृत कॉपी टेक्सचर क्या होता है? मानवकृति अथवा स्थिर जीवन आदि में जब आदर्श वस्तु के आधार पर चित्रण किया जाता है तो प्रस्तुत वस्तुओं के धरातलों के वयन की अनुकृति भी की जाती हैं। यदि किसी स्थिर जीवन समूह एक स्टील के बर्तन, एक लोहे की बाल्टी और एक तौलिए रखी हों और चित्रकार उन तीनों वस्तुओं को धरातलीय वयन में अनुकृत कॉपी कर रहा होता है, उसे अनुकृति पोत कहते हैं, जो कंपनी शैली में बखूबी तौर पे यूज़ किया ही गया है। द्विआयामी तल पर त्रिआयामी प्रभाव देने के लिए क्या ज़रूरी है? देखिए, 2 डायमेंशनल सरफेस पर 3 डायमेंशनल के लिए आप किसको कैप्चर करेंगे तो ये प्रॉपर तरीके से फुलफिल हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ पर्सपेक्टिव एंड लाइट एंड शेड। छाया, प्रकाश और परिप्रेक्ष्य के द्वारा आप इनको शो कर सकते हैं। अजम्पशन एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चन। अभिकथन कहा जा रहा है आलेखन समस्त दृश्य कलाओं का आधारभूत घटक है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि इसके बिना रूप और छवि का निर्माण करना नामुमकिन है, असंभव है। तो ये भी सच है, इनके बिना करना असंभव है। दोनों ही सही हो जाएगा। आलेखन समस्त दृश्य कलाओं का आधारभूत घटक है। दृश्य विजुअल आकृति प्रकृति की होती हैं, जैसे रेखा चित्र, ड्राइंग, चित्रकला, वस्तुकला, मूर्तिकला, फोटोग्राफी, वीडियो, चलचित्र एक्सेट्रा। किंतु आजकल दृश्य कला में ललित कलाएं तथा हस्तकलाएं शामिल मानी जाती हैं तथा अभिकथन अजम्पशन ए तो सही है, क्योंकि इसके बिना रूप और छवि का निर्माण असंभव नहीं है।
दिस वन इज़ माई फेवरेट क्वेश्चन, इसको आप अरेंज कीजिए, बहुत अच्छा लगेगा आपको। पाइका किसको बोलते हैं, आपको पता है? पाइका पाइका बोलते हैं रेखा की लंबाई मापने की इकाई। फॉन्ट टाइप को बोलते हैं। कलर्स में ह्यू यूज़ किया जाता है। टेक्सचर धरातलीय गुण होता है। पोत, सो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन राइट आंसर इज बी, दूसरा सही है। पाइका रेखा की लंबाई मापने की इकाई है। फॉन्ट जो होता है वो मुद्रण लिपि या टाइपफेस अक्षरों के लिखने की अलग अलग शैलियाँ हैं जो छापे की लिखावट को विभिन्न और सौंदर्य प्रदान करती हैं। ह्यू वर्ड का स्वभाव रंगत है। प्रत्येक वर्ड अपनी रंगत से पहचाना जाता है। यूँ तो रंगतों के अनंत नाम और भेद हैं, पर मुख्य रंगतें लाल, पीला, नीला प्राइमरी कलर्स हैं। पोत टेक्सचर क्या होता है? किसी पदार्थ अथवा वस्तु के वह संवेदन जो उसकी धरातलीय संरचना पर आधारित रहता है। वयन टेक्सचर बुनावट पोत कहलाता है। पोत है धरातलीय गुण, रंगीन घनत्व, रेखीय गुण या फिर ललित अंतराल। पोत धरातलीय गुण को कहा जाएगा। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। टेक्सचर किसी पदार्थ अथवा वस्तु का वह संवेग जो उसकी धरातलीय संरचना पर आधारित रहता है। वयन अथवा बुनावट कहलाता है। इस प्रकार वयन किसी वस्तु का धरातलीय गुण है। कलाकार इस गुण को उसकी अपनी कलाओं के दृश्य माध्यम में उतार लेते हैं, उसे अपनी पेंटिंग्स में कैप्चर करते हैं। धरातल अनेक प्रकार के हो सकते हैं, जैसे चिकने, खुरदरे अथवा फिसलते हैं। ये तो नॉर्मली आप ऐसे ही एज्यूम कर सकते हैं। धरातल को आपके सामने बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स रखे होंगे, आर्टिकल्स रखे होंगे, किसी का टेक्सचर हार्ड होगा, किसी का सॉफ्ट होगा, तो वही बात कही जा रही है। स्पेस क्या होता है? स्पेस क्षेत्र को कहेंगे या फिर धरातल को? स्पेस आप कहोगे क्षेत्र को, एरिया को। स्पेस तथा अंतराल क्षेत्र को कहते हैं वह स्थान जिसमें कोई स्पर्शनीय वस्तु स्थिर हो, उसे अंतराल, स्पेस या क्षेत्र कहते हैं। कला में अंतराल एक तत्व है जिससे आकृतियों की बनावट तथा स्थिर स्थिति का ज्ञान होता है। प्रमाण की सृष्टि होती हैं, रूपों का परस्पर संतुलन होता है और भावों का संचार, कम्युनिकेशन को भी आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। निम्नलिखित में से त्रिआयामी कला कौन सी है? 3 डायमेंशनल आर्ट। छायांकन, चित्रकला, मूर्तिकला, छाया चित्रण। त्रिआयामी 3 डायमेंशनल कही जाएंगी स्कल्पचर, मूर्तिकला। त्रिआयामी मूर्तिकला में इंक्लूडेड की जाती है जस्ट बिकॉज उसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई आप सबको मेजरमेंट कर सकते हो। मुलायम, कठोर, चिकना, रूखा, अपरिष्कृष्ट किसके उदाहरण हैं? ये तो टेक्सचर के उदाहरण हो जाएंगे ना, पोत के। पोत से आप सारे ये सेंस ऑर्गन्स फील कर सकते हैं। नेक्स्ट, अंतराल में गहराई दर्शाने पर क्या प्रदर्शित होता है? अंतराल में जब आप गहराई दिखाओगे विद द हेल्प ऑफ, एक सेकेंड, अंतराल में आपको गहराई शो करना है ना, तो आप पर्सपेक्टिव के द्वारा शो करेंगे ना, परिप्रेक्ष्य के द्वारा, इन्हीं के द्वारा आप अंतराल में गहराई, ऊंचाई और पर्सपेक्टिव, लाइट, खंबे, दूर, पास, सारी चीज़ें शो किए जा सकते हैं। अंतराल में गहराई का विचार करने पर त्रिआयामी अंतराल की सृष्टि होती है। इसे हम परिप्रेक्ष्य अंतराल भी कहते हैं। इसमें वस्तुओं के गहराई, निकटता, दूरी अथवा घनत्व का अभाव उत्पन्न हो जाता है। इसे प्रायः कड़वत रेखाओं के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। वह स्थान जिसमें कोई स्पर्शनीय वस्तु हो अंतराल कहते हैं। कला में अंतराल एक तत्व है जिससे आकृतियों की बनावट, स्पेस तथा स्थिति का ज्ञान होता है। कला मर्मज्ञों ने अंतराल को प्रथम स्थान न देकर अंतिम स्थान दिया है। निम्नलिखित में से कौन सी चीज़ प्लास्टिक आर्ट्स का हिस्सा नहीं है? प्लास्टिक आर्ट का हिस्सा यहाँ पे कौन सा पार्ट नहीं है?
रंग, अंतराल या फिर रूपांकार, गमक। गमक कुछ होता ही नहीं है तो गमक नहीं है। चलिए इसकी थ्योरी डिस्क्रिप्शन डिटेल देख लेते हैं। प्लास्टिक आर्ट उन कलाओं की श्रेणी में आते हैं जिसमें शून्यता, प्लास्टिसिटी वाले पदार्थ हों। इसमें मोल्डिंग, सेचन कलाएं शामिल हैं। ललित कला 5 होती हैं: संगीत, काव्य, चित्र, मूर्ति, स्थापत्य। स्थिर कलाएं चित्र, मूर्ति और स्थापत्य में इंक्लूडेड हो जाएगा। इन्हें देश सापेक्ष कला तथा काव्य कहते हैं। इन्हें काल सापेक्ष भी कहा जाता है, जो गतिशील मूवमेंटेबल होती हैं। गमक क्या है? गमक कला या संगीत कला भी गतिशील कला ही कही जाएंगी, जिसे हम टेम्पोरल भी कहे जा सकते हैं या फिर टेम्पोरल भी कहते हैं। गमक क्रिया में संगीत नीचे स्वर से छीलते हुए ऊंचे स्वर पर जाने से गमक होती हैं। क्लियर? नेक्स्ट, वह सपाट स्थान जिस पर चित्रांकन किया जा सकता है उन्हें क्या कहते हैं? सपाट स्थान जहाँ पे पेंटिंग्स आप कर सकते हैं उनको बोला जाएगा अंतराल। वह स्थान जिसमें कोई स्पर्शनीय वस्तु स्थिर हो अंतराल स्पेस कहते हैं। कला में अंतराल एक तत्व है जिससे आकृतियों की बनावट, स्पेस तथा स्थिति का ज्ञान होता है। प्रमाण की सृष्टि होती हैं, रूपों का परस्पर संतुलन होता है और भावों का संचार, कम्युनिकेशन किया जा सकता है। कला मर्मज्ञों ने अंतराल को प्रथम स्थान न देकर अंतिम स्थान दिया है, किंतु यदि ध्यान से देखें तो चित्र सृष्टि करते समय सामने रखा कोरा धरातल एक रिक्त स्थान के समान प्रतीत होता है, जिसकी लंबाई, चौड़ाई आदि का विस्तार सबसे पहले दिखाई देता है। चित्रकार इसी में ऐसा बिंदु चुनते हैं जहाँ से वह अपनी रचना का आरंभ करते हैं। कोरे धरातल को रिक्त खाली स्थान भी कहा जाएगा। किसी वस्तु के स्पर्श करने पर या फिर देखने से उसकी सतह के बारे में जो अनुभव होता है उसे क्या कहते हैं? उस अनुभव को आप कहेंगे टेक्सचर, पोत। सेम वही स्टेटमेंट एक्सप्लेनेशन है। इनमें से कौन असंबंध है? तो भाव, वर्ण, रूप, ये सब हो जाएगा फंडामेंटल्स का पार्ट। और बनकर बनाता कौन है इसको फॉलो करके? आर्टिस्ट। तो चित्रकार असंबंध है। आकृतियों से स्पष्ट होता है। आकृतियों से आपको भाव, रूप, लय या फिर उपयुक्त सभी आकृतियों से आपको रूप का क्रिएशन देखने को मिलेगा। अलंकारिक आलेखन किन रेखाओं से बनाए जाते हैं? अलंकारिक मेंशन किया गया तो ऑफ कोर्स आप अलंकारिक मेंशन करेंगे मूवमेंटेबल लाइन से, लयात्मक रेखाओं से। निम्नलिखित में से कौन सी कला दृश्य कला के अंतर्गत आती हैं? काव्य कला, चित्रकला, संगीत या फिर पाक कला? दृश्य कला, विजुअल आर्ट्स के अंतर्गत कौन सी कला आ जाएंगी? आप पेंटिंग को ही तो विजुलाइज कर सकते हैं, बाकी काव्य को महसूस करेंगे, संगीत को सुनेंगे, महसूस करेंगे। पाक कला जो है उसे आप टेस्ट करेंगे, कुकिंग में इंक्लूडेड हो जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए क्योंकि मैंने इससे पहले आपको बार बार से अपने शॉर्ट जो पेंसिल की हिस्ट्री बताई थी वहाँ पे भी एक्सप्लेनेशन दी थी। आधुनिक लेड पेंसिल के आविष्कारक एनजे कॉन्टे कहे जाते हैं, ठीक है। और सिर्फ पेंसिल के आविष्कारक जो पूछ लिए जाएँ तो कौन हो जाएंगे? HL फैबर। देखिए यहाँ पर ऑप्शन में HL फैबर हैं, बट इनको क्यों नहीं करेक्ट कराया गया? आपके मन में ये क्वेश्चन हो रहा होगा। तो इसलिए क्योंकि आधुनिक मेंशन कर दिया गया ना। ऑनली पेंसिल के आविष्कारक हैं HL फैबर और आधुनिक पेंसिल के आविष्कारक हैं एनजे कॉन्टे। 1660 ईस्वी में सर्वप्रथम पहली पेंसिल बनाई गई। 1772 में इंग्लैंड में कंपनी इस्टेबल हुई थी पेंसिल की। मठवासियों के द्वारा सर्वप्रथम यूज़ किया गया था। 2 तरह की पेंसिल होती हैं, H और B टाइप। H का मतलब हार्ड, B का मतलब ब्लैक। ब्लैक टाइप वाली पेंसिल्स आर्टिस्ट यूज़ करते हैं, H टाइप वाली पेंसिल्स कारपेंटर यूज़ करते हैं। ये डिस्क्रिप्शन थोड़ी सी देख लीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट कहा जाएगा। पेंसिल के आविष्कारक 1760 ईस्वी में जर्मन के HL फैबर। आधुनिक लेड पेंसिल के आविष्कारक 1765 ईस्वी में एनजे कॉन्टे। अगर इस तरह से एग्जामिनर आपसे पूछ ले क्वेश्चन कि एनजे कॉन्टे ने कब इस्टेब्लिश किए थे आधुनिक लेड पेंसिल,
तो 1765 ईस्वी में किए थे। और ग्रेफाइट की बनी हुई होती हैं, चिकनी मिट्टी मिलाई और इस मिश्रण में पतली निडल बनाकर भट्टी में तपाया जाता है। इन्हीं सलाइयों में पेंसिल में इसको यूज़ करते हैं। कला के तत्व जो सभी कलाओं में यूज़ किए जाते हैं, तो कौन से तत्व हैं जो आपको सारे ही एलिमेंट्स में देखने को मिलेंगे? सामंजस्य। क्यों सामंजस्य? क्योंकि सामंजस्य को बोलते हैं हार्मनी। हार्मनी इज द पार्ट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ आर्ट। कला के तत्व जो सभी कलाओं में उत्पन्न होते हैं। कला के तत्व, तो कला के तत्व कौन से हैं आपको पता है ना? लाइन, कलर्स, टेक्सचर, शेप, स्पेस एंड फॉर्म। तो इन सभी फॉर्म को आप हार्मनी में ही तो यूज़ करेंगे। ऐसा कहा जाता है कि जो तत्वों के सिद्धांत हैं उनको टूल्स ऑफ आर्ट कहते हैं। फिर अप्लाई कहाँ करते हैं रूल्स ऑफ आर्ट को? संयोजन के सिद्धांत में। तो संयोजन के सिद्धांत है यूनिटी, हार्मनी, बैलेंस, एम्फेसिस, रिद्म एंड प्रोपोर्शन। तो ये वाला जो है हार्मनी, जिसको सामंजस्य कहते हैं, ये आपका इंक्लूडेड हो जाएगा कि यहाँ पे तत्वों के सिद्धांत को कैप्चर करेंगे। फॉर एग्जांपल आपने कोई पेंटिंग बनाई, पेंटिंग में आप कोई राजस्थान का व्यू बना रहे हैं। अब राजस्थान के व्यू में आप ब्लू कलर अप्लाई कर देंगे तो क्या लगेगा वो राजस्थान का सीन है? वहाँ पे तो आपको वार्म कलर अप्लाई करना होगा, गर्म रंग, ठीक है। तो वही बात कही जा रही है, गर्म रंगों को फुलफिल करेंगे तो उसको इंक्लूडेड कर दिया जाएगा कि ये कहा जाता है कि तत्वों के सिद्धांत को यहाँ पे प्रॉपरली फुलफिल किया गया है, सामंजस्य कहा जाएगा। इनमें से कोई एक दृश्य कला द्विआयामी कौन सी हैं? पेंटिंग्स हैं। बाकी बर्तन को आप हाथ में उठा सकते हैं, 3 डायमेंशनल है, उसको यूजलेस मतलब चारों तरफ से उसको देख सकते हैं। आप मूर्ति को चारों तरफ से देख सकते हैं, इंस्टॉलेशन को देख सकते हैं। क्या पेंटिंग को देख सकते हैं? बिल्कुल नहीं। पेंटिंग बस जस्ट ऐसी होंगी, वॉल पे हैंग हो जाएंगी। तो पेंटिंग है 2 डायमेंशनल। किसी ठोस घन की कितनी सतह होती हैं? ठोस घन की सतह तो 6 होती हैं, लेकिन उनको देखा जा सकता है ओनली 3। चित्रकला के कितने तत्व माने जा सकते हैं? तो पेंटिंग्स में बेसिकली 6 है। देखिए प्रिंसिपल ऑफ आर्ट भी 6 है, एलिमेंट्स ऑफ आर्ट भी 6 है, षडांग भी 6 है। कैसे पता? तो देखिए षडांग कौन कौन सा है? रूपाभेदा, प्रमाण, भाव, लावण्य योजना, सादृश्यम, वर्णिका, भंड। और अब तत्वों के सिद्धांत में देखिए रेखा, रूप, रंग, तान, पोत, अंतराल, ठीक है। लाइन, कलर्स, टेक्सचर, शेप, स्पेस, फॉर्म। उसके बाद आ जाता है संयोजन के सिद्धांत, यूनिटी, हार्मनी, बैलेंस, एम्फेसिस, रिद्म, प्रोपोर्शन। यूनिटी हो गया सहयोग, हार्मनी सामंजस्य, बैलेंस हो गया आपका संतुलन, एम्फेसिस प्रभाविता, और रिद्म लय को कहते हैं, प्रोपोर्शन अनुपात को कहते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए आज के लिए इतना सफिशिएंट है। अच्छे क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पे न्यू देखने को मिलेंगे, DSSB और BHU वाले। बाकी सारे क्वेश्चन तो मैंने आपके साथ शेयर कर ही दिए। तो इन क्वेश्चन में जब भी आप सॉल्व कर रहे होंगे, जो भी आपको लग रहा होगा ये समथिंग न्यू है या फिर अभी लास्ट टाइम ही ये क्वेश्चन पुटअप किया गया है, उनको आप अपने नोट्स में इंक्लूडेड कर लीजिएगा, या फिर आप एक यूथ की एक कॉपी बना लीजिए। एक कॉपी बनाइए और मैं ये यूथ वाली बुक तो आप लोग की पूरी कंप्लीट कराऊंगी यूट्यूब पर। आपको पता ही है जब मैं शुरू करती हूँ तो एंड तक ही लेकर चलती हूँ। ऐसा नहीं होता है कि बस बीच से थोड़ा पढ़ाकर स्टॉप कर दूं। थोड़ी बस मेरी हेल्थ ठीक नहीं थी तो उसकी वजह से आपका ये वाला क्लास थोड़े दिन के लिए बंद था, बट अब कंटिन्यूसली डेली होगी। तो यूथ का एक कॉपी बनाइए, उस कॉपी में आप उनको नोट कीजिए अपने नोट्स में, जो जो क्वेश्चन आपको यहाँ पे न्यू देखने को मिला, जैसे DSSB हो गया, BHU हो गया, RPSC हो गया। बाकी UP TGT PGT का तो मेक श्योर आपको अच्छे से तैयार ही है, UGC नेट का हो गया, ठीक है। जितने भी इंडिया में ऑल फाइन आर्ट्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हुए हैं उनसे रिलेटेड यहाँ सारे MCQ क्वेश्चंस हैं। तो इनको अच्छे से सॉल्व कीजिए, अटेंड कीजिए। जो भी क्वेश्चंस आपको न्यू लग रहे हैं उनको इंक्लूडेड कीजिए नोट्स में, अपने नोट्स में उनको बार बार से रिविज़न करते जाइए। आपको सारे पॉइंट्स अच्छे से रिकॉल हो जाएंगे, याद हो जाएंगे, ज़्यादा मुश्किल भी नहीं होगा। ओके एवरीवन, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्लास में 107 से क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सेशन को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा अगर आपको मेरी क्लासेस अच्छी लगी। थैंक यू सो मच एंड ऑल्सो बेस्ट विशेस फॉर योर एग्ज़ाम।